तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और ये इंसान मारा जाता है। लेकिन जैसी उसकी आंख खुलती है वो एक दूसरे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो चुका होता है और वो ये सोचता है, अरे यार मैंने फिर से वही सपना देखा। और जैसे ये बंदा उठकर बाहर जाता है तो उसकी मेड उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। और वो ये कहता है, अरे चिल चिल, कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। और जब वो आगे जा रहा होता है तभी अचानक उसे किचन से एक आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो एक मेड एक रेड स्लाइम को पका रही होती है और वो ये कहती है, अरे मालिक क्या मैं इसे भून दूं? अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। फिर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हिराकू, वो बाहर आकर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो ये देखता है कि आसमान में दो दो चांद हैं। और अब यहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि हिराकू से बातें कर रही होती हैं और वो ये पूछती हैं कि आज तुम काफी जल्दी उठ गए, वो रात मुझे नींद सही से नहीं आई थी बस इसीलिए। और अब ये दोनों उससे पूछती हैं कि तुम्हें हुआ क्या है और वो ये कहता है कि मुझे रात फिर से वही सपना आया था और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा सपना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी पास्ट लाइफ हो। और फिर हम इस विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज अलग अलग काम कर रही होती हैं, जैसे कि फार्मिंग, और छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। हिराकू इन सभी को देखकर ये सोचता है कि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था तो मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सारा कुछ कर पाऊंगा। और फिर हमारी कहानी एक फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आखिरकार हिराकू की डेथ कैसे हुई थी। और वो एक गॉड के सामने होता है और गॉड उससे कहते हैं, तुमने इस वर्ल्ड में 39 ईयर्स स्पेंड किए थे, लेकिन तुम्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिससे तुम सही नहीं हो पाए और तुम मारे गए। और उसकी सोल ये सारी बातें सुन रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और गॉड उससे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी देने वाला हूँ जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, यानी कि एक हेल्दी बॉडी। और अब गॉड उससे ये कहते हैं कि तुम इस वर्ल्ड में मेरी वजह से मारे गए और मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और हिराकू इसके लिए मान जाता है और वो ये पूछते हैं कि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? हिराकू उनसे ये कहता है कि मैं एक फार्मर बनकर एक फार्मिंग लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से ही चाहता था। और मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जो कि सिविलाइजेशन से काफी दूर हो और वहाँ पर काफी कम बंदे आते हो। तो चलो मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ और साथ में मैं तुम्हें एक ओमनीपोटेंट फार्मिंग टूल भी देने वाला हूँ जो कि तुम्हारे काफी काम आएगा। तो जाओ अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करो। और अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ये नोटिस करता है कि वो एक जंगल में है और साथ ही में वो खड़ा भी हो पा रहा है और पुरानी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलो अब मैं जिंदा हो चुका हूँ तो मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, जो कि मैं काफी लंबे टाइम से करना चाहता था। अब आएगा ना मजा। और जब हिराकू अपने कपड़ों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कपड़े एक गेम के विलेजर की तरह लग रहे हैं और वो ये सोचता है कि मेरे पास तो ओमनीपोटेंट फार्मर टूल है, तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगले पल उसके हाथ में एक टूल आ जाता है जिससे कि वो जमीन को खोदना शुरू करता है और वो ये नोटिस करता है कि वो जितना भी जमीन को खोदता जा रहा है इससे उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, चाहे जमीन कितनी भी सख्त क्यों ना हो। ये सॉइल तो काफी फ्लफी है तो इसके अंदर वेजिटेबल्स आराम से उग सकते हैं। और मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ तो चुका हूँ लेकिन मुझे खाने और पानी का इंतजाम करना होगा। और जब वो खड़े होकर रिवर की आवाज को सुनने का ट्राई करता है तभी एक चीज उसके पीछे से भागकर जाती है और वो इसे देखकर काफी डर जाता है। मैं इस जगह पर आ तो गया हूँ लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो मुझे अपने रहने का ठिकाना भी बनाना होगा। और जब वो यहाँ से आगे जाता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा पेड़ होता है जिसको देखकर वो ये सोचता है कि ये मेरे लिए एक काफी अच्छा लैंडमार्क हो सकता है। तो चलो यहीं पर रुकते हैं। और अब हिराकू यहाँ पर एक कुएं को ढूंढने की काफी ट्राई करता है पर उसे यहाँ पर कोई भी कुआं नहीं मिलता, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक शवल को बना लेता है और वो ये सोचता है कि मैं इस पावर का इस्तेमाल करके ऐसे टूल तो बना सकता हूँ लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बना सकता। और अब हिराकू काफी गुस्से में आकर खोदना शुरू करता है और थोड़ी देर खोदने के बाद उसे पानी मिल भी जाता है। अरे वाह, मुझे पानी इतनी जल्दी मिल गया, मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने मेरी हेल्प की है। और अब वो इस जगह पर अपना बेस बनाने के लिए इस पूरे के पूरे मैदान को सपाचट कर देता है, लेकिन अब भी उसके सामने एक पेड़ खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वो अपनी एक्स को स्पॉन कर लेता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पेड़ को यहाँ से काटता हूँ फिर यहाँ से, जिसके बाद ये पेड़ अपने आप ही गिर जाएगा। लेकिन जब वो इस पेड़ के ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये पेड़ एक ही झटके में कट जाता है और हिराकू बाल बाल बचता है। और अब वो अपनी ओमनीपोटेंट फार्मिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टूल्स को बना रहा होता है और वो ये कहता है कि ये सारे फार्मिंग टूल्स नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में भी सोचता हूँ ये स्किल मुझे वही टूल बनाकर दे देती है। और अब ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है और जैसे हिराकू ये देखता है कि दिन ढल चुका है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे अब लाइट का इंतजाम करना होगा, वो भी काफी जल्दी। और तभी उसके दिमाग में ये आइडिया
आता है कि उसे एक माचिस बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी काम नहीं करेगी और अब वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर आग जलाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन शाम काफी हो चुकी है तो इससे भी आग जल नहीं पाती। जिसके बाद हिराको इस पेड़ के अंदर ही जगह बनाकर रहना शुरू कर देता है और वो ये बात देखकर काफी शॉक्ड होता है कि वो रात में भी देख सकता है और अब वो चांद को देखकर ये कहता है कि मैं सच में एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और जैसी सुबह होती है तो हिराको मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हुए आग जला लेता है और साथ ही में इस पूरे के पूरे एरिया को भी साफ कर देता है। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद हिराको काफी थक जाता है और वो ये कहता है कि फाइनली मैं थकान महसूस कर रहा हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसे पीछे से एक आवाज आती है तो वहाँ पर एक रैबिट जैसा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने टूल से इसकी खटिया खड़ी कर देता है और रात में इससे ही पार्टी करता है और ये कहता है कि चलो अभी के तो खाने का इंतजाम हो गया। और अब पेट पूजा करने के बाद वो एक टॉयलेट भी बना देता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा होता है और वो ये कहता है कि चलो अब मैं ये काम काफी आराम से कर सकता हूँ। पर जैसे उसकी डबल रोटियों पर हवा लगती है तो वो इसके चारों तरफ दीवारें बना देता है। अरे हाँ, अब एकदम सही है। और अब वो दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और काम करते करते वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या उगाऊं, आलू, टमाटर, बैंगन या मूली। और अब उसे ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है और वो ये सोचता है कि मैंने यहाँ पर इतने बड़े बड़े खेत बना तो दिए हैं, लेकिन मेरे पास सीड्स ही नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर बोने थे। और अब वो ये कहता है अरे यार, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीड्स कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा। और ये बोलने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे यहाँ पर आकर देखता है तो वो ये चीज देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर प्लांट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो फाइनली मेरे खेतों में प्लांट्स आने शुरू हो गए हैं और अब बस मुझे इन्हें मॉन्स्टर से बचाना होगा। और अब वो काफी अच्छे से इन सारे के सारे प्लांट्स की देखभाल कर रहा होता है, जैसे कि फेंस लगाना और इन्हें पानी देना। और साथ ही में वो अपने लिए भी एक छोटा सा घर बना लेता है। और जब उसका ये सारा काम खत्म हो जाता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने दो डॉग्स हैं और वो ये सोचता है कि ये दोनों काफी घायल हैं और इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो हिराको इन दोनों की हेल्प करता है और साथ में उन्हें खाने के लिए कुछ मीट भी देता है। और इन्हें देखकर वो ये सोचता है कि एक फार्मर के लिए डॉग्स का होना काफी इम्पोर्टेंट है और मुझे काफी खुशी होगी अगर ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस फीमेल डॉग की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और ये मेल डॉग उसके ऊपर गुर्रा रहा होता है। और अब हिराको इन दोनों को लेकर अपने घर में आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर काफी पैनिक हो रहा होता है कि मैं इन दोनों की हेल्प कैसे करूं। जिसके बाद वो रात में इन दोनों से अलग आकर सो जाता है। लेकिन जैसे वो सुबह जाकर इन दोनों को देखता है तो वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि यहाँ पर काफी सारे क्यूट क्यूट पपीज होते हैं। और ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और ये सारे के सारे पपीज और ये डॉग्स यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और इन सभी को हिराको की हट काफी पसंद आती है तो हिराको भी अपने रहने के लिए एक और काफी बड़ी हट बना लेता है। और अब वो दोबारा से अपने खेतों में आ जाता है क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है। और जब वो इस टमाटर को चक्कर देखता है तो ये काफी मीठा होता है और उसके पालतू डॉग्स अपने आप ही शिकार कर लेते हैं। और जब ये उन्हें वेजिटेबल्स खिलाता है तो वो इसे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। हिराको दोबारा से हार्वेस्टिंग करने के लिए आ जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे ये सारा सामान रखने के लिए एक स्टोरेज हाउस बनाना होगा और साथ में कुछ बर्तन और फर्नीचर भी जो कि मेरे काम आएंगे। और फिर हम गॉड को देखते हैं जो कि ये कहते हैं कि चलो देखते हैं कि हिराको उस वर्ल्ड में क्या कर रहा होगा। और वैसे मैं एक गॉड हूँ और मेरा काम है सोल को संभालना, लेकिन मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अब भी वो एक बात को लेकर काफी रिग्रेट कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझसे दोबारा से एक और गलती हो गई है और मैंने उसे गलती से एक ऐसे फॉरेस्ट में भेज दिया है जिसका नाम ही द फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। और वो इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं कि हिराको के पास फार्मिंग स्किल्स हैं तो वो इस जंगल में सरवाइव कैसे कर पाएगा, क्योंकि इस जंगल में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। फिर हमारी कहानी दोबारा से हिराको पर आ जाती है जो कि अपने प्लांट्स को देखकर काफी खुश हो रहा होता है जिसे उसने बिना सीड से उगाया है। और इस जगह पर अलग अलग वेराइटीज की सब्जियां होती हैं और वो ये कहता है कि मैं जिस भी वेजिटेबल के बारे में सोचता हूँ मेरा ऑलमाइटी टूल उसे ही उगा देता है, तो ये सारा काम करना मेरे लिए काफी आसान है। और तभी अचानक हिराको ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक छोटा सा प्लांट है जिसको ये सारे काफी गौर से देख रहे होते हैं और ये प्लांट सोयाबीन का है। और साथ ही में वो ये बताता है कि जिस भी प्लांट को वो अपने ऑलमाइटी टूल से उगाता है वो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और काफी जल्दी खराब भी। एग्जाम्पल के तौर पर ये पोटैटो। वैसे मुझे फार्मिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों से ही सीखना है। अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा मिट्टी लगा दूं तो ये पोटैटोज बाहर नहीं आएंगे। और अब उसने गॉड्स के भी स्टैचूज बना लिए थे। और अब हिराको कुछ नया ट्राई करने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर आ जाता है जहाँ पर वो फ्रूट्स के प्लांट्स लगाता है जो कि आगे चलकर उसे मीठे मीठे फल दे सकें। जिसके बाद वो अपने डॉग्स के साथ खेलना शुरू कर देता है और वो ये सोचता है अगर ये डॉग्स मेरे साथ ना होते तो मैं काफी अकेला पड़ जाता। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस डॉग के सर पर एक हॉर्न है और वो ये सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ल्ड में डॉग्स के सर पर
हॉर्न्स होते हो। इन डॉग्स के साथ घूमते घूमते उसे यहाँ पर नदी भी मिल जाती है, जिसे वो अपने घर तक लाने के बारे में सोच रहा होता है, जिसके लिए उसे लगभग 30 मिनट तक लगातार खुदाई करनी होगी। और लो भाई, इसका एक और टॉयलेट बनकर रेडी हो चुका है और अब हिराको दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। और जब वो अपनी इस गाड़ी को लेकर आगे जाता है तो इसका टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिससे हिराको उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे रोड ही सही करने होंगे। अब घर आने के बाद वो ये सोचता है कि पहले वो ऑयल सीड्स उगाए या फिर वीट, जिससे कि उसे तेल और आटा मिल सकता है। और ऐसे ही काम करते करते काफी मौसम बीत जाते हैं और फाइनली ठंड भी आ जाती है। और जैसे हिराको ये नोटिस करता है कि ठंड आ चुकी है तो वो ये कहता है कि मेरा इन कपड़ों में गुजारा नहीं होगा, मुझे ठंड के लिए इंतजाम करना होगा। और अब वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए जॉइंट रैबिट की बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर से काफी बदबू आ रही होती है। अरे छी छी छी। अब उसका डॉग भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि हिराको को लेकर अपने साथ जाता है, जहाँ पर उसे एक काफी जायंट स्पाइडर दिखती है, जो कि उसे एक रुमाल बनाकर देती है। और ये रुमाल हिराको को काफी पसंद भी आता है। और तभी बात सामने आती है कि स्पाइडर ने उस जायंट ट्री पर रहना शुरू कर दिया है और ये काफी अच्छे कपड़े भी बनाती है। और अब ये बात सुनने के बाद हिराको इस स्पाइडर से अपना सारा का सारा काम निकलवा लेता है और वो स्पाइडर का नाम रखता है ज़ाबूटोन। तो लो भाई, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हिराको ने सारी की सारी तैयारियां पहले से ही की होती हैं। और अब वो गरम गरम पोटैटो खाते हुए ये सोचता है कि अब मुझे काफी अकेला फील हो रहा है, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से किसी से बात नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलना ही भूल जाऊं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सर्दियों का मौसम जा चुका है और स्प्रिंग्स आ चुकी हैं और सारे के सारे पपीज भी बड़े होकर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और अब ज़ाबूटोन भी नीचे आ जाती है, लेकिन उसके साथ में उसके काफी सारे बच्चे भी होते हैं। हिराको इन सभी को देखकर काफी चौंक जाता है और वो ये सोचता है कि इन सभी की फैमिली काफी बड़ी होती जा रही है, बस मैं ही एक नल्ला हूँ जो कि अकेला हूँ। और जब वो दोबारा से अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी ज़ाबूटोन खतरे की घंटी बजाती है। और जैसे हिराको वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और ये सारे के सारे लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। और जैसे हिराको उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है तो वो हिराको के जोर से काट लेती है, जिससे कि वो एक बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन भाई हिराको के सारे पेट्स उसे मारना शुरू कर देते हैं। अरे भाई थांबा थांबा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये लड़की दोबारा से छोटी हो जाती है। हिराको उससे ये पूछता है कि तुमने मेरा ब्लड क्यों पिया? अरे मैं क्या करती, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और अब वो हिराको को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो ये कहती है कि मैंने ये सारा कुछ इसीलिए किया ताकि मेरी स्ट्रेंथ दोबारा से वापस आ जाए, लेकिन अब मैं फिर से एक छोटी सी बच्ची बन चुकी हूँ। हिराको उससे कहता है कि तुम मेरा खून दोबारा से पी सकती हो, जिसको पीते ही वो फिर से बड़ी हो जाती है। और अब हिराको इसे लेकर खेतों में आ जाता है। अबे ओए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। और इसे भी ये खेत काफी पसंद आ रहे होते हैं। और जब हिराको को ये बात पता चलती है कि इस लड़की ने आज से पहले कभी भी टमाटर नहीं खाया, तो वो इसे एक टमाटर ऑफर करता है। और जैसे ये उसे खाती है तो ये उसे काफी पसंद भी आता है और वो हिराको की तारीफ करती है, जिसको सुनते ही उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और अब ऐसे ही मस्ती करते करते रात हो जाती है और ये दोनों घर पर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हिराको ये नोटिस करता है कि ये लड़की मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, जिसको देखकर वो काफी चौंक जाता है। और तभी अचानक ये बात रिवील होती है कि ये लड़की एक वैम्पायर है जिसका नाम है लू। और अब वो ये बताती है कि वो एक मेडिकल प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रही थी और इसीलिए वो इस जंगल में आई थी, लेकिन उसकी लड़ाई नोबल से होने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। और अब वो इस जगह की रेपुटेशन के बारे में हिराको से बताती है, तो वो ये बात सुनकर काफी चौंक जाता है कि सच में इस जगह की रेपुटेशन है। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते? वैसे तुम भी तो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं? हाँ शायद। और तभी हिराको से पूछता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो? हाँ, जब तक मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। अरे नहीं, हमेशा के लिए। अरे ओए, ये तुम क्या कह रहे हो? और लू से समझाने की काफी कोशिश करती है और वो ये कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं। मुझे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों से बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ, तो प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। और लू से कहती है कि मैं ये बात सुनकर काफी सरप्राइज हुई कि तुमने मुझे अचानक से ही प्रपोज कर दिया। क्या मैंने तुम्हें प्रपोज किया? अरे कब, कहाँ? क्या तुम्हारा मतलब वो नहीं था जो कि मैं सोच रही हूँ? अरे हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, अब प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। और वो भी इसकी बात मान लेती है और यहाँ पर रुक जाती है। और जब अगली सुबह ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं तो हिराको ये सुनकर काफी खुश होता है और वो ये पूछती है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर काफी सारे स्वीट पोटैटोज उगाने वाला हूँ, क्योंकि खाने वाले काफी सारे लोग हो चुके हैं और इससे हमारे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। और साथ ही में वो ये बताता है कि हमारे विलेज में काफी सारे लोग आ चुके हैं, जैसे कि मेरे डॉग्स, उनके बच्चे, ज़ाबूटोन उसके बच्चे, और तुम यहाँ पर 30वें नंबर पर हो। और ये सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और ये पूछती है कि हम खेतों में मेडिकल हर्ब्स लगा सकते हैं? अरे हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं। अब अगली सीन में
हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी और वो ये कहती है कि मुझे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना है। पता नहीं क्यों सारे के सारे कस्टमर्स वहीं पर जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और अब ये दोनों सोकर उड़ चुके थे और जैसी लू बाहर आती है तो हिराको उसको देखकर ही कहता है कि इसने मेरा काफी साथ दिया है, यहाँ तक कि इसने मेरे वॉशरूम में लाइट्स भी लगा दिए हैं। और खाना खाते हुए लू उससे पूछती है क्या तुम खाने में नमक नहीं डालते, और वो ये कहता है कि मैं इस नमक को काफी लंबे टाइम से ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक नमक नहीं मिला है। और वो ये कहती है कि वो देखो सामने वो रहा नमक, हम इसे डिसॉल्व करके और बॉईल करके नमक बना सकते हैं। और अभी दोनों उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर हिराको ने फ्रूट वाले प्लांट्स लगाए हुए होते हैं और ये दोनों यहाँ पर बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं और साथ में डॉली की चाय पी रहे होते हैं। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे चलकर अखरोट भी उगाऊं। वैसे लू तुम काफी अच्छी टी बनाती हो लेकिन मेरा मन ग्रीन टी पीने का कर रहा है। और तभी अचानक से खतरे की घंटी बज जाती है और जब ये दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक लड़की होती है और हिराको उसको देखकर ये सोचता है कि ये सिचुएशन तो मैंने पहले भी देखी है। और अब वो लड़की उससे हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और जैसे हिराको इसकी हेल्प करता है तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी को हील कर लेती है और साथ में एकदम साफ भी। वैसे मैजिक तो काफी कमाल का होता है, क्यों है ना लू। लेकिन तभी अचानक हिराको ये नोटिस करता है कि लू यहाँ से भाग रही होती है और ये लड़की उससे कहती है कि तुम कहाँ पर भाग रही हो, चलो मेरे साथ चलो। ये बात सुनते ही सारे के सारे पेट्स उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। और अब अगली सीन में ये सारे अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ काफी परेशान होती हैं। और वो लड़की लू से पूछती है कि ये इंसान कौन है, और वो ये कहती है कि ये मेरे पति देव हैं। और वो ये बात सुनकर काफी चौंक जाती है, क्या सच में तुम इसके पति हो? अरे हाँ, ये एकदम सही कह रही है। और अब ये लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये कहती है कि मेरा नाम है टिया और मैं एक एंजल हूँ। वैसे तुम जैसी एंजल लू के पीछे क्यों है? वो ये बताती है कि लू ने एक काफी बड़े टाउन को तबाह कर दिया है और जो भी इसे पकड़ कर लेकर जाएगा उसे इनाम मिलने वाला है। हिराको उससे पूछता है कि तुमने सच में ऐसा किया है? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती उन नोबल्स की है जो कि मुझसे जबरदस्ती वो मेडिसिन और ड्रग्स बनवाना चाहते थे। टिया उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम ये सारा कुछ कैसे कर सकती हो, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी गलती हो गई है। टिया उसे ये कहती है कि तुम्हें देखकर काफी अजीब लग रहा है, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अरे हाँ, मैं ये बात जानती हूँ कि मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और ये सारा कुछ तब हुआ जब मेरी फाइट इन सारे डॉग्स के साथ हुई। अब ये दोनों उसे लेकर बाहर आ जाते हैं और साथ में सारे के सारे खेत दिखा रहे होते हैं। और जैसे ही उसकी मुलाकात ज़ाबुटोन से होती है तो टिया उसे देखकर बेहोश हो जाती है। लू से कहती है कि चलो हम सारी सब्जियों को काटने जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। और अभी सारे उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हिराको एक कैबेज को काटता है और टिया को भी ये करने के लिए कहता है और टिया भी इस कैबेज को काफी आराम से काट देती है। हिराको उससे ये पूछता है क्या तुम इसे खाना चाहती हो, और वो इसे अच्छी तरह से धोकर इसके ऊपर सॉल्ट डालता है। और जब टिया इसे खाती है तो उसे ये कैबेज काफी ज्यादा पसंद भी आती है। वैसे ये सारी सब्जियां मैंने अपने आप ही उगाई हैं, इसीलिए इनका टेस्ट काफी अच्छा है। अब शाम में ये सारी हार्वेस्टिंग करते करते काफी थक जाते हैं और तभी ये दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और अपने कपड़ों को एकदम सही कर लेती हैं। काश मैं भी ऐसा कर पाता। लू से यहाँ पर रुकाने के लिए काफी इंसिस्ट कर रही होती है। वो ये कहती है कि मेरी बॉडी ये सारा कुछ अकेले झेल नहीं पाएगी, तो प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ। अब टिया भी इन सभी के साथ रहना शुरू कर देती है और साथ ही में वो हार्वेस्टिंग में भी काफी हेल्प कर रही होती है। और जब ये सारा काम खत्म करने के बाद हिराको अपने घर पर आता है तो वो ये देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा पपीज होते हैं और वो ये सोचता है कि इन दोनों की फैमिलीज तो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये घर भी इनके लिए काफी छोटा पड़ जाएगा। जिसके बाद वो इन सभी के रहने के लिए एक अलग से डॉग एरिया बना देता है जहाँ पर ये सारे के सारे डॉग्स आराम से रह सकते हैं। तभी वो ये नोटिस करता है कि ज़ाबुटोन के बच्चे भी अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं और अब टिया हिराको के पास आती है और वो ये कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। अब ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और जब वो यहाँ पर वापस आती है तो वो अपने साथ काफी सारी एल्फ्स को भी लेकर आती है जिन सभी का नाम एल से शुरू होता है। वो ये पूछती है कि हम सारे यहाँ पर रह सकते हैं, और टिया ये बताती है कि ये सारे नॉर्थ के एक गाँव में रहा करते थे लेकिन ह्यूमंस की वॉर की वजह से ये सारे मारे गए और काफी कम बचे। और अब इनमें से एक एल्फ जिसका नाम लिया होता है वो ये कहती है कि जब तक हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा हम सारे अपनी पॉपुलेशन को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं। ये सारे अब इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इन्हें यहाँ पर रख सकते हैं या फिर नहीं। और तभी लिया ये बताती है कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ी हूँ, मेरी उम्र 400 साल है। और दूसरी वाली एल्फ ये कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी उम्र बस 300 साल है। हिराको ये सारा माजरा सुनने के बाद उन सभी को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है, जिसको सुनने के बाद ये सारी एल्फ्स काफी खुश हो जाती हैं। आपका शुक्रिया। लेकिन जब उनकी मुलाकात ज़ाबुटोन और इन डॉग्स के साथ होती है तो ये सारी की सारी एल्फ्स उन्हें देखकर बेहोश हो जाती हैं। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी एल्फ्स यहाँ
पर रहने के लिए काम करना शुरू कर देती हैं और साथ में अपने लिए टॉयलेट भी बना रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि हिराको ने एक ही झटके में काफी बड़े पेड़ को काट दिया है, जो कि मेटल से भी काफी स्ट्रॉन्ग था। हिराको इन सभी को देखकर कहता है कि इन सारे एल्फ्स ने यहाँ पर सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लिया है और लो भाई 10 दिनों के अंदर इनका एक काफी आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। इस घर में अंदर आने के बाद हिराको ये नोटिस करता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और सामने ही एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पर ये सारे बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। और अब वो इन सभी को ऊपर से देखता हुआ ये सोचता है कि ये घर इन सभी के लिए एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर ये सारे पीसफुली और सेफली रह पाएं। अगले दिन हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी एल्फ्स बड़ी आराम से काम कर रही होती हैं और कुछ एल्फ्स तो ऐसी होती हैं जो कि कच्चा लहसुन खा रही होती हैं। हिराको इस बात को सुनकर भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये एल्फ मीट खा सकती हैं और साथ में फायर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब वो लिया को वो सारी बातें बता रहा होता है जो कि उसे लगती थी कि एक एल्फ नहीं कर सकती और लिया उसको देखकर ये कहती है अगर हम तुम्हारे मुताबिक चलेंगे तो हम इस जंगल में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हम सारे मारे जाएंगे बुद्धू। हिराको भी इस बात को समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में जो एल्फ्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लिया उससे कहती है कि हम तुम्हारे लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथ का भी काम कर सकते हैं। बाहर आने के बाद ये सारी एल्फ्स लिया के कहने पर एक फर्नेस बना देती है जहाँ पर ये सारे लोहे को पिघलाकर एक कढ़ाई बनाते हैं और ये कढ़ाई हिराको को काफी पसंद आती है। वैसे हम 200 सालों तक अपने घर से दूर रहे हैं तो ये सारे काम करना हमारे लिए काफी आसान है, लेकिन हम एक ही काम नहीं कर पाए और वो है सेटल डाउन होना और रिप्रोड्यूस करना। वो सारे काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अबे ओए यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? अगले सीन में ये सारे काम खत्म करके अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक एल्फ आती है और वो ये कहती है कि हम इस चीज का इस्तेमाल करके ब्रेड बना सकते हैं, तो क्या मैं ब्रेड बना सकती हूँ? जिसके बाद ये सारी एल्फ्स ब्रेड को बनाना शुरू करती हैं और जब ये ब्रेड बनकर तैयार हो जाती है और जैसे ये सारे उसे टेस्ट करते हैं तो ये ब्रेड काफी अच्छी बनी होती है। हिराको भी ये सोचता है कि सच में ये ब्रेड काफी अच्छी है और वैसे अगर हम ब्रेड बना सकते हैं तो क्या मैं अपने व्हीट फार्म को और भी ज्यादा बड़ा कर लूं? वैसे लू, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं क्या वो जगह किसी से बिलोंग करती है? वैसे ये जगह किसी को भी बिलोंग नहीं करती और टेक्निकली ये जगह डीमन लॉर्ड के अंडर आती है। क्या डीमन लॉर्ड? और ये तुम मुझे अब बता रही हो, कहीं वो मेरी चटनी ना बना दे। लू से कहती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, ये सारी चीजें तुमने अपने हाथ से बनाई हैं, तो ये जगह तुम्हें से ही बिलोंग करती है। और अब ये सारे अंदर बैठकर हिराको के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। टिया कहती है कि वो इंसान सरप्राइजेस से भरा हुआ है और वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इन सभी को ऐसा लगता है कि हिराको एक नंबर का भोला चमन है, यानी कि काफी भोला इंसान है। लेकिन भाई हिराको तो अपने कमरे में बैठा हुआ आराम से एक कप बना रहा होता है। वैसे मैंने वाटरवे का रास्ता बीच में ही छोड़ दिया था, तो चलो मैं उसे कल पूरा करता हूँ। और अब अगली सीन में हिराको अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक यहाँ पर ज़ाबुटोन आ जाती है जो कि उसे एक क्वीन बी से मिलाती है। हिराको उसको देखकर ये सोचता है कि इसकी हालत काफी खराब है, तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो वो उसके रहने के लिए एक घर बना देता है जहाँ पर वो आराम से अपना मधुमक्खी का छत्ता बना सकती है। फिर हम 10 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये छत्ता काफी बड़ा हो चुका है और सारे के सारे वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। हिराको भी इन सभी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये क्वीन बी सच में काफी बड़ी है और सारे के सारे वर्कर्स काफी छोटे हैं। अगर मैं इन सभी को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या ये सारे शहद बनाएंगे? अब टिया जैसे उससे मिलने के लिए यहाँ पर आती है तो वो इन सारी की सारी मधुमक्खियों को देखकर यहाँ से भाग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की में कोई न कोई दिक्कत है। अब इस तरफ हम ये देखते हैं कि हिराको ने एक काफी बड़ा गड्ढा बना लिया होता है जो कि एक तरह का रिजर्वर है जहाँ पर वो नदी का पानी लाने वाला है। और लिया उससे पूछती है कि ये चीज क्या है? वैसे मैं यहाँ पर एक रिजर्वर बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं नदी का पानी लेकर आने वाला था, लेकिन मैं बाकी कामों में काफी बिजी हो गया तो मैं इसके बारे में भूल गया, लेकिन आज मैं इस काम को पूरा करूँगा। अब हिराको इस बारे में सोच रहा होता है कि वो यहाँ के वाटरवे को किस तरह से बनाएगा। क्या मैं उसे पत्थर से बनाऊं? लिया उसे मना करती है कि इस जगह पर पत्थर मिलना काफी मुश्किल है, तो क्या हम इसे लकड़ी से बना सकते हैं? अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर गलती से बीच में कोई छेद हुआ तो सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो चलो फिर मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर बना देता है जो कि कंक्रीट से भी काफी हार्ड है। और अभी सारे फाउंडेशन बनाने में लग जाते हैं और ऊपर वही स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं जिसके अंदर से पानी जा सकता है। सारी की सारी एल्फ्स फाउंडेशन का काम संभाल रही हैं और मैं उसे मजबूत करने का। ऐसे ही काम करते करते इन सभी की मेहनत रंग लाती है और फाइनली ये बनकर तैयार हो जाता है। तो लो फाइनली ये तैयार हो चुका है और अब हमें बार बार जाकर कुएं से पानी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो ये नोटिस करता है कि इस
पानी के साथ मछलियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं, तो चलो खाने का भी इंतजाम हो रहा है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक काफी बड़ी मछली आ जाती है जो कि हिराको के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने टूल का इस्तेमाल करके इस मछली को आराम से ही काट देता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको इसी मछली को बना रहा होता है और जैसे वो इसे टेस्ट करता है तो ये मछली उसे काफी पसंद आती है। और जब टिया और लू भी इसे ट्राई करती हैं तो उन्हें भी ये मछली काफी पसंद आती है। और अब सारी की सारी एल्फ्स भी यहाँ पर आ चुकी थी, हमें भी उसे ट्राई करना है। हिराको राइस क्रॉप्स के पास खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सारे प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो करेंगे, और वो ये कहता है तो चलो फिर राइस पैडी बनाते हैं। पर ये सारी बातें उनके सर के ऊपर से जा रही होती हैं, तो हिराको उन्हें ये करके दिखाता है। वो यहाँ पर काफी बड़े एरिया को साफ करके उसके अंदर पानी भर देता है। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ लाने वाले हो, क्यों है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ने वाली है। और अब ये सारी की सारी एल्फ्स पानी में उतर जाती हैं। हिराको उनसे कहता है कि लो तुम इन सारे पौधों को पानी में लगा दो, और वो सारी एल्फ्स काम पर लग जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी राइस की क्रॉप एकदम तैयार हो जाती है। हिराको ये कहता है मैं इस बात को नहीं जानता कि ये सारा पानी का कमाल है या फिर मेरे ऑलमाइटी टूल का। और अब ये सारी की सारी फसल पक जाती है तो ये उनकी हार्वेस्टिंग करके उन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि उनका सारा का सारा मॉइस्चर दूर हो जाए। हिराको ये सोचता है कि मैंने ये सारा कुछ करना एक टीवी शो से सीखा है, और अब वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके एक थ्रेसर बना देता है और इन सभी के सामने थ्रेसिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर ये सारी की सारी एल्फ्स काफी हैरान हो जाती हैं। अब बारी आती है इन चावलों को छानने की और उन्हें अच्छे से साफ करने की। और अब फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हिराको ने राइस बना लिए होते हैं, और ये दोनों उससे कहती हैं कि अब हम इन्हें खा सकते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं। और वो इन्हें बनाने के लिए एक पॉट में रख देता है। लू अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आग लगा देती है। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये राइस बनकर रेडी हो जाते हैं। क्या अब हम इन्हें खा सकते हैं? अरे नहीं, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि वो इन सभी के लिए राइस बॉल्स बना रहा होता है। और देखते ही देखते ये सारे के सारे राइस बॉल्स बनकर रेडी हो जाते हैं, और जैसे ये सारे उन्हें खाते हैं तो ये सारे राइस बॉल्स उन्हें काफी पसंद आते हैं। लेकिन भाई हिराको को एक भी राइस बॉल नहीं मिलता। ये एल्फ्स सारा का सारा चट कर जाती हैं। लगता है मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें बनाने के लिए। फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे काम करते करते काफी थक जाते हैं, लेकिन ये एल्फ्स अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को एकदम साफ कर लेती हैं। हिराको ये सोचता है काश मेरे पास भी एक बाथरूम होता जहाँ पर मैं अपने कपड़ों को साफ कर पाता। फिर वो इन सभी को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बाथरूम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहा होता है, और साथ ही में वो एक नक्शा भी बनाता है। तुम यहाँ पर आराम से नहा सकती हो, वैसे हम तो नदी में भी नहा सकते हैं। बेटा अगर तुम ठंड में वहाँ पर नहाओगी तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। तुम सारे मेरे ऊपर बिलीव करो, बाथरूम काफी अच्छे होते हैं और मैं उन्हें बनाकर रहूंगा। अब अगली सीन में सारे बाथरूम बनाने के काम पर लग जाते हैं, और सबसे पहले फर्नेस बनाते हैं जहाँ से पानी को गर्म किया जाएगा, और साथ ही में एक ऐसी जगह जहाँ से पानी आएगा, और एक काफी बड़ा बाथटब भी। हिराको इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि उनके नहाने के बाद सारा का सारा पानी दोबारा से नदी में चला जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता। और तभी टिया यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है वैसे तुम इस काम को करने के लिए स्लाइम्स की हेल्प ले सकते हो। वो सारी की सारी गंदगी को एकदम साफ कर देंगे और पानी को भी एकदम प्यूरिफाई। जिसके बाद टिया पास के एक विलेज से अपने साथ कुछ स्लाइम्स को लेकर आती है, और हिराको भी उन्हें आर्टिफिशियल बनाए हुए प्यूरिफिकेशन पूल के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो सारे के सारे पानी को एकदम साफ कर सके। वैसे मैंने भी कुछ स्लाइम्स को टॉयलेट के अंदर डाल दिया है ताकि वो सारी की सारी गंदगी को साफ कर सके। हिराको भी इस बात को लेकर टेंशन फ्री हो जाता है कि गंदे पानी का जुगाड़ हो चुका है, और साथ में सारी की सारी गंदगी का। और अब वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा होता है जिससे कि वो आग जलाकर पानी को गर्म कर सके। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक मशरूम है, और मशरूम को देखकर उसकी फट रही होती है, क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता कि इस जंगल में कौन से मशरूम पॉइजनस हैं और कौन से सही हैं। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बात कैसे लेते हैं। पहले तुम सारे अपने कपड़ों को चेंज करके आओगे, फिर ऐसे करना और ऐसे करना, और तुम नहा लोगे। वैसे हमें तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्या तुम हमें करके दिखा सकते हो? अबे ओए, अब ये भी करना पड़ेगा। जिसके बाद हिराको उन्हें सारा कुछ करके दिखाता है कि कैसे उन्हें कपड़े चेंज करने हैं और कैसे उन्हें गर्म पानी अपनी बॉडी में डालकर बाथटब में बैठ जाना है। अरे वाह, इसके अंदर तो काफी मजा आ रहा है, और मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है ऐसी बात लिए हुए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इन सभी से कहता है कि तुम सारी भी अंदर आ सकती हो, और वो सारी एल्फ्स भी कपड़े उतार कर अंदर आ जाती हैं। अरे यार मुझे तो बाहर जाने दो। और अभी सारी की सारी लड़कियां हिराको को छेड़ना शुरू कर देती हैं कि हम सारे एक साथ बात नहीं ले सकते, और इससे हमें बार बार पानी भी गर्म करना नहीं पड़ेगा। हाँ तुम्हारी बातें सही तो हैं, लेकिन अब भी मुझे काफी शर्म आ रही है। अब वो ये कहता है कि मैं अपने लिए एक अलग से बाथरूम बनाने वाला हूँ। ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, अपने लिए एक अलग से बाथरूम, हम भी तुम्हारे साथ ही नहाएंगे। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि हिराको जिन मशरूम्स को उगाने के बारे में सोच रहा था वो फाइनली उग चुके हैं। तभी हिराको ये नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ नई एल्फ्स खड़ी होती हैं, और
वो इन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है और लिया उसे बताती है कि ये सारी एल्फ्स हमारे ही गांव में रहा करती थी और ये हमसे बिछड़ गई थी और हमने इन्हें 200 सालों से नहीं देखा और ये सारी भी यहाँ पर रहने की बात कर रही होती हैं। हिराको उनसे कहता है कि तुम सारे यहाँ पर रह सकते हो। लिया उन सभी से कहती है कि हम सारे मिलकर पहले हिराको के घर को अपग्रेड करने वाले हैं। हाँ, हम भी तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं। चलो काम करते हैं। कुरो भी ये सारा कुछ देख रहा होता है कि उसके विलेज में काफी सारी लड़कियाँ आ चुकी हैं और अब वो अपने बारे में बताता है। मेरे यहाँ पर आने से पहले मैं जंगल में इधर उधर भटका करता था और मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे एक पहचान मिली, मेरा नाम मिला जो कि है कोरो। यहाँ पर आने से पहले मेरी मुलाकात एक फीमेल से हुई और हम दोनों ने साथ ही सफर तय किया और वो बच्चों को भी जन्म देने वाली थी। कोरो ये बताता है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनकी मुठभेड़ एक ग्रैपलर बियर के साथ हुई जिसने उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उसने इन्हें जान से नहीं मारा। ऐसे ही आगे चलते चलते हमें हिराको मिला जिसने हमें नाम और खाना दिया और मैं इस बात को सोचकर भी काफी हैरान होता हूँ कि उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया। कुरो ये बताता है कि हम हिराको से लड़ना नहीं चाहते थे तो इसलिए हमने उसे अपना मास्टर बना लिया। वैसे हमारे मास्टर ये बात नहीं जानते कि हम कोई डॉग नहीं है, हम एक वुल्फ हैं जिन्हें इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है और हम काफी खतरनाक हैं। हिराको और बाकी सब इस बात को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि उनका घर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हिराको भी इस घर को देखकर ये सोचता है कि मुझे इस बात की काफी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरा ये घर कैसा बनेगा, लेकिन अब देखो ये तो काफी कमाल का लग रहा है। और अब ये सारे अंदर आ जाते हैं। हिराको इस बात को देखकर काफी शॉक्ड होता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है। लू ये बताती है कि हमने इस घर को ऐसे बनाया है कि यहाँ पर मेन हॉल है जहाँ पर सारे के सारे लोग आराम से आकर बातें कर सकते हैं। जिसके बाद ये हिराको को उसका रूम दिखाते हैं और साथ में सेलर भी जहाँ पर ये काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। तभी हिराको को एक अजीब सा रूम दिखता है और जैसे वो जाकर इसके दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक डबल बेड पड़ा हुआ होता है जिसको देखकर हिराको काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है अबे ओए ये सब क्या है, मैंने गलती से इस रूम को खोल दिया और अब मुझे ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि मैंने कुछ देखा ही ना हो। और अभी सारे बाहर आ जाते हैं जहाँ पर हिराको इस पेड़ को देखकर ये सोचता है कि इस पेड़ को देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये पेड़ हमें ही देख रहा हो। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको कुछ मूर्तियों को सरकाते हुए अपने डोर के पास ले आता है और ये दोनों मूर्तियाँ उसके डॉग्स की होती हैं। जब वो किचन में काम कर रहा होता है तो ये दोनों लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हम दोनों काफी थक चुके हैं और हमें काफी भूख भी लग रही है, तो आज तुम क्या बनाने वाले हो? मैं कुछ ऐसा बनाने के बारे में सोच रहा हूँ जिसे करी कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो करी तुम सभी को काफी पसंद भी आएगी। तो क्या करी को बनाना इतना मुश्किल है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करी बनाना काफी आसान है लेकिन इसको मास्टर करना उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। और अभी सारे दोबारा से अपने खेतों में आ जाते हैं और अलग अलग प्लांट्स को देख रहे होते हैं और ये दोनों भी इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। हिराको उन्हें बताता है वैसे तो ये फ्रूट्स यहाँ पर उगते नहीं है, लेकिन मैं अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स उगा सकता हूँ। जिसके बाद ये सारे हार्वेस्टिंग पर लग जाते हैं। हिराको उसे क्यूमिन दिखाता है। लू से देखकर कहती है कि इसके अंदर से तो काफी अजीब स्मेल आ रही है। अगली चीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो है टर्मरिक, जो कि हमारी करी को कलर देगी और ये उन्हें मिल भी जाती है। और अब ये दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सुखा रही होती है। हिराको उन सभी को बता रहा होता है कि उन्हें करी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे ये डॉग्स उसे सूंघते हैं तो वो दोनों यहाँ से कल्टी मारकर भाग जाते हैं। ये दोनों भी उन्हें देखकर काफी पैनिक हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं एक ऐसा प्लांट जो कि इन्फर्नो वुल्फ को भी यहाँ से भगा सकता है, ये क्या चीज है। इस तरफ हिराको ने सारे के सारे मसालों को इकट्ठा कर लिया था। हिराको उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं। वो ये कहती है कि लू और टिया किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही इसे हैंडल कर सकते हैं। और अब ये दोनों करी बनाने में लग जाते हैं। हिराको सारे के सारे मसालों को कूट कर इसके अंदर डाल देता है और उसे इसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि करी बन रही है। ये स्मेल काफी दूर तक जा रही होती है जिसे उसके डॉग्स और सारी की सारी एल्स भी सूंघ लेती हैं। कुछ मसाले और मीट डालने के बाद हिराको इसे ढक देता है और इसकी स्मेल काफी अच्छी होती है जिसे लू भी बड़ी आराम से सूंघ रही होती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई न कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। अरे हाँ, वो तो नान है जो कि मैं भूल गया। वो इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है। अरे यार, मैं नान को कैसे भूल सकता हूँ, क्या मैं उसे छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं, वो तो काफी इम्पोर्टेंट है। और अब वो इन सभी को गिनना शुरू करता है, यानी कि उसे काफी सारी नान बनानी है और वो अपने काम पर लग जाता है और वो ये काम कढ़ाई को उल्टा करके कर रहा होता है। थोड़ी ही देर ऐसे काम करते करते सारी की सारी नान बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ये करी बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन ये सारे के सारे उसे खाने से थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि ये डिश उनके लिए नहीं है। हिराको उन्हें खाकर दिखाता है, जिसके बाद ये सारे लोग भी खाना शुरू कर देते हैं और इन सभी को ये करी काफी पसंद आती है। हिराको उनसे कहता है अगर तुम्हें ये करी पसंद ना आई हो तो तुम इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो सारे के सारे लोग दोबारा
से लाइन में लग जाते हैं ताकि वो दोबारा से खाना ले सके। लू और टिया इस करी का इस्तेमाल कुत्तों को भगाने में कर रही होती है। चलो ये काम करता है। मुझे इस बार भी करी नहीं मिली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन सब ने करी खा तो ली। और अब मौसम बदलना भी शुरू हो चुका है, यानी कि विंटर्स आने वाली है। हिराकू ये सोचता है अगर एक बार हमारे घर के ऊपर बर्फ गिर गई तो हमारा बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमें सारी की सारी तैयारियां पहले ही करनी होंगी। हिराकू ने काफी सारी लकड़ियां पहले ही इकट्ठी कर ली होती हैं और अब वो ज़ाबुटोन के पास आता है, जिसे वो पोटैटोस देता है और बदले में उसे कंबल मिल जाते हैं। अब ये सारे के सारे लोग विंटर्स आने से पहले अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं और साथ में ये एल्स भी काफी काम कर रही होती हैं। यहाँ पर लू और टिया भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे फूड को प्रिजर्व कर रही होती हैं, जो कि इनके बाद में काम आ सकता है। तभी हिराकू लू को देखता है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मीट को प्रिजर्व कर रही होती है। काश मैं भी मैजिक कर पाता, और वो भी इसे करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास मैजिक नहीं है, लेकिन इन सभी को रोज देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मैजिक सीखना चाहिए। अब रात में लू उसे ये बता रही होती है कि इग्निशन एक लो लेवल का स्पेल है, लेकिन इसे भी करने के लिए तुम्हें मैजिक आना काफी जरूरी है। हाँ, मैंने भी मैजिक करने का ट्राई तो किया था, लेकिन मुझसे वो नहीं हुआ। और अब ये सारे यहाँ पर गोलम को समन करने की बात कर रहे होते हैं। हिराकू टिया की तारीफ करता है कि उसका मैजिक काफी कमाल का है, और ये सुनने के बाद लू काफी जेलस हो जाती है। मैं भी तो काफी सारा काम करती हूँ। अरे हाँ, तुम सारे यहाँ पर काफी सारा काम करते हो, बस मैं ही एक नल्ला हूँ। और अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और विंटर्स आ जाती है, लेकिन ये सारे घर में काफी बोर हो रहे होते हैं। तो हिराकू इन सभी के लिए अलग अलग गेम्स बनाता है और इन सभी को उनके रूल्स भी समझाता है। पर ये सारे रूल्स लू के सर के ऊपर से जा रहे होते हैं, पर टिया इन सारी बातों को समझ जाती है और हिराकू उसकी तारीफ करता है, तुम तो काफी कमाल की हो। ये सुनने के बाद लू काफी गुस्से में आ जाती है। तो चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, वैसे भी हमारा पुराना हिसाब अभी बाकी है। अब इन दोनों के बीच में एक काफी इंटेंस मैच चल रहा होता है। हिराकू ये समझ जाता है कि लू हारने वाली है, लेकिन तभी वो बीच में गड़बड़ कर देती है। मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से हुआ और मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि हमारे पीसीस कहाँ पर थे। तो चलो गेम को दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन भाई टिया भी काफी चालाक होती है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सारी की सारी चीजों को दोबारा से सेटल डाउन कर देती है और लू का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई मैजिक का इस्तेमाल करते हुए? वैसे तुमने भी तो चीटिंग की थी। अब इन दोनों की गेम ऐसे ही चलती रहती है। हिराकू बाहर आकर नोटिस करता है कि कुरो और लिया भी गेम खेल रहे हैं, जिसमें कुरो जीत जाता है। हिराकू इस बात को देखकर काफी शॉक था कि कुरो ने सारी की सारी गेम समझ ली है। और जब वो बाहर आता है वो ये देखता है कि यहाँ पर भी दो डॉग्स चेस खेल रहे होते हैं, जिनको देखकर हिराकू ये समझ जाता है कि ये दोनों ही चेस में काफी माहिर हैं। अब लू भी उनके साथ खेलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, लेकिन जैसी वो ये गेम खेलती है तो वो कुरो से हार जाती है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हिराकू कुरो के साथ बैठकर mahjong खेल रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो कुरो से जीत सकता है, पर वो भी इससे हार जाता है। अब ये दोनों जाकर कोने में बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि कुरो तुम तो नंबर 1 हो। और अब ऐसी ही मस्ती करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है और विंटर्स निकल जाती हैं और आ जाती हैं स्प्रिंग्स। बाहर आने के बाद ये सारे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से अपनी क्रॉप्स को प्लांट कर देना चाहिए, और साथ ही में ज़ाबुटोन भी हाइबरनेशन से बाहर आने वाली है, तो चलो उसके लिए कुछ पोटैटोज लेकर चलते हैं। पर तभी अचानक ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजा देती है और जब ये सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो हिराकू ये नोटिस करता है कि एक काफी बड़ी चीज उनकी तरफ ही आ रही है। हिराकू ये कहता है कि ये एक ड्रैगन है। अरे नहीं, ये एक वाइवर्न है, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। इस वाइवर्न को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी गुस्से में है और ये इन सभी के ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है। लू और टीना इस अटैक को रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, पर ये अटैक साइड में जाकर लगता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। ये सारी की सारी एल्फ्स इस आग को बुझाने का ट्राई कर रही होती हैं। लू और टिया ये कहती है कि हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। हिराकू भी खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि हम सभी को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो ये देखता है कि ये वाइवर्न उड़ सकता है, तो यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन हिराकू इन सभी को बचाने के बारे में सोच रहा होता है और जैसे वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो उसका ऑलमाइटी टूल ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो एक स्पीयर बन जाता है, जिसको वो काफी जोर से फेंक कर मारता है। लेकिन ये वाइवर्न अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इस अटैक से बच जाता है। लेकिन हिराकू का स्पीयर काफी दमदार होता है और वो जाकर सीधा इस वाइवर्न के एक हाथ पर लगता है और उसका पंख कट जाता है। और अब ये ऑलमाइटी टूल दोबारा से हिराकू के हाथ में आ जाता है और वो इसे जोरदार तरीके से फेंक कर मारता है और इस बार ये स्पीयर वाइवर्न की आर पार हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये सारे इस वाइवर्न के पास आ जाते हैं। हिराकू ये पूछता है कि इस जगह पर ऐसे भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं। टिया और लू कहती हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर रहते हैं, लेकिन इस जगह पर इतने बड़े मॉन्स्टर का मिलना ये तो इम्पॉसिबल है। तो कहीं फिर ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इस वाइवर्न को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा हो? अरे नहीं, इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइवर्न किसी के कंट्रोल में नहीं था। तो चलो फिर ये एक रेयर इंसिडेंट हो सकता है। अब अगले सीन में ये सारे घर पर आ जाते हैं और इसी वाइवर्न को
बनाकर खा रहे होते हैं। लू ये बताती है कि इस Y1 का टेस्ट काफी अच्छा होता है। तो फिर क्या था, हिराको इस Y1 की काफी सारी डिशेस बना देता है जिसको ये सारे बड़े चाव से खाते हैं। लू टिया से पूछती है क्या तुम हिराको की उस अटैक को डॉज कर पाती, पर वो इस बात के लिए मना कर रही होती है क्योंकि वो अटैक काफी खतरनाक था और Y1 भी उसे झेल नहीं पाया। और अभी दोनों इस बात को लेकर काफी खुश हो रही होती हैं कि जब वो दोनों इस विलेज के अंदर आई थी तो उनका सामना हिराको के गुस्से से नहीं हुआ, वरना ये दोनों भी मारी जाती। अरे क्या हुआ, तुम दोनों बातें कर रही हो, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ये खाना तो एक नंबर है। और अब अगली सीन में हमें डीमन लॉर्ड का कासल दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि किसी ने Y1 को जान से मार दिया। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी चौंक जाते हैं क्योंकि Y1 काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ तक कि एक मिलिट्री के बराबर भी। हम एक ऐसे इंसान से लड़ नहीं सकते जिसने Y1 को हराया हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर एक और ड्रैगन को देखते हैं जो कि गुच्ची से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है क्या तुमने वो देखा? हाँ मैंने वो देखा। तुम्हें क्या लगता है अगर वो अटैक मेरे लगता तो मेरा क्या होता? वो अटैक तुम्हारे आर पार हो जाता और तुम भी मारे जाते। तो पक्का कोई न कोई बेवकूफी होगा जो उनके ऊपर अटैक करेगा। और अभी सारे दोबारा से खेतों में आ जाते हैं। हिराको ये सोचता है कि कल मैंने जो Y1 का मीट बनाया था उसमें कुछ तो मिसिंग था, तो चलो फिर वाइन बनाते हैं। और अभी सारे वाइन बनाने में लग जाते हैं और ये वाइन बनाने के लिए अंगूरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर काफी सारे अंगूर इकट्ठे हो जाते हैं तो अब बारी है इन्हें स्क्वीज करके इनका जूस निकालने की, जिसके लिए उन्होंने ये तामझाम बनाया हुआ होता है। हिराको उन सभी से कहता है कि तुम सारे ये काम शुरू कर सकते हो, पर हाँ सर्कुलर मोशन में। और वो भी बैरल चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये सारी लड़कियाँ इस काम को करती हैं तो वो एक दूसरे से टकरा रही होती हैं और अब वो ये डिसाइड करती हैं कि वो ये सारा काम एक रिदम में करेंगी। 1 2 1 2। अब ये सारी एल्फ सारा का सारा काम एक कोऑर्डिनेशन में करने के लिए एक गाने को गा रही होती हैं जो कि ये अपने विलेज में गाया करती थी, जिससे सारा काम करना काफी आसान हो जाता है। और अब ये हिराको को भी अपने साथ ज्वाइन कर लेती हैं और शाम होते होते इनके पास काफी सारा अंगूरों का रस हो जाता है जिन्हें टोटल 16 बैरल्स के अंदर रखा जाता है। हिराको ये कहता है कहीं ये ज्यादा तो नहीं है? अरे तुम टेंशन मत लो, हम इसे पीकर काफी जल्दी खत्म कर देंगे। गॉड भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो ये इंसान कितना एंजॉय कर रहा है, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? और वो ये सारी बातें एग्रीकल्चर गॉड से कह रहे होते हैं और वो ये कहती हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। पहले तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट इंसान मारा गया और बाद में तुमने उसे द फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया और साथ में तुमने उसे एक स्पीयर भी दे दिया। तुम जानते हो ना वो कितना खतरनाक है, पर मैंने ये सारा कुछ करने के लिए तुमसे परमिशन ली थी। तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया और तुम ये बात जानते हो ना कि वो स्पीयर अपने इस्तेमाल करने वाले की सारी लाइफ फोर्स को खींचकर उसे एक ही बार में खत्म कर सकता है। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसे एक हेल्दी बॉडी दी है जो कि काफी जल्दी रिकवर भी हो जाती है। लेकिन अब भी ये एग्रीकल्चर गॉडेस उनके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि आप काफी ज्यादा केयरलेस हो। इस तरफ ज़ाबुटोन ने दोबारा से खतरे की घंटी बजा दी होती है और जब ये सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक और लड़की होती है। लू उसको देखकर ये कहती है कि फ्लोरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बहन प्लीज मुझे बचा लो। अभी सारे उसे लेकर घर में आ जाते हैं जहाँ पर फ्लोरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है फ्लोरा और मैं भी एक वैम्पायर हूँ। हिराको से कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो थोड़े दिन यहाँ पर रुक जाओ। वैसे मुझे अब भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लू के हस्बैंड हो। जैसे लू अपनी बहन को ये बताती है कि हिराको यहाँ का इंचार्ज है और उसने Y1 को भी हराया है तो फ्लोरा अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे मुँह से निकल गयी। अब इन सभी की बातों से हिराको को एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये सारे के सारे पेट्स डॉग्स नहीं है, ये वुल्फ्स हैं जिन्हें इन्फर्नो वुल्फ्स कहा जाता है। अब अगली सीन में ये सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फ्लोरा को ये खाना काफी पसंद आता है और वो ये पूछती है कि ये व्हाइट चीज क्या है। हिराको उससे कहता है कि ये है टोफू जो कि मैंने काफी मेहनत से बनाया है और वैसे मैं मिसो और सोया सॉस भी बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी बातें उन सभी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। हिराको उन्हें सारा कुछ समझाता है कि आखिरकार फर्मेंटेड फूड क्या होता है, जैसे कि चीज और वाइन जो कि इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता जिससे कि फर्मेंटेशन होता है। फ्लोरा इन सारी बातों को सुनने के बाद उन्हें नोट करना शुरू कर देती है। हिराको ये सोचता है कि ये भी बिल्कुल अपनी बहन की ही तरह है। और अब कुछ दिनों के बाद फ्लोरा इस विलेज से जा रही होती है और वो ये कहती है कि मैं सभी को मिसो और सोया सॉस के बारे में जरूर बताऊंगी। पर जब वो 1 महीने के बाद यहाँ पर दोबारा से आती है तो वो अपने साथ काफी सारी मेड्स को भी लेकर आती है जो कि हिराको से कहती हैं कि मालिक आप हमें कोई भी काम दे सकते हो। हिराको ये कहता है वैसे ये क्या चीज है, क्या ये असली गाय हैं? फ्लोरा ये बताती है कि मैं इन सारी गाय को लेकर यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि हमें दूध मिल सके और हम चीज बना सकें। और जब टिया इन सभी को यहाँ पर देखती है तो वो ये सोचती है कि ये सारे लोग काफी ज्यादा हो रहे हैं और यहाँ पर बस मैं ही एक एंजल हूँ। ये बोलने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाती
जाती है, लेकिन जब वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर दोबारा से आती है तो उसके साथ 3 एंजल्स होती हैं और साथ में लिजर्ड मॉन्स्टर्स भी। और इन सभी का लीडर जिसका नाम है डागा, उसके पास एक चिकन होती है जो कि लगातार अंडे दे सकती है। हिराको भी ये सोचता है कि इन सभी के यहाँ पर आने से ये जगह और भी ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुकी है। जब ये सारी मेड्स काम कर रही होती है तो हिराको ये नोटिस करता है कि इन सारी मेड्स के ऊपर हॉर्न्स हैं और वो ये समझ जाता है कि ये सारी की सारी मेड्स ऑगर से बिलोंग करती हैं। लेकिन इन सभी की एक ही दिक्कत है कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। हिराको ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी को खाना बनाना सिखाएगा। थोड़ी मेहनत करने के बाद वो इन सभी को खाना बनाना भी सिखा देता है और वो ये समझ जाता है कि ये सारी की सारी मेड्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हिराको ये बताता है कि सारे के सारे लिजर्ड मैन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 16 का डोला है और 46 की छाती। पर ये सारे के सारे लिजर्ड्स एक जैसे दिखते हैं तो वो इनके लीडर के हाथ में एक स्कार्फ बांध देता है जिसका नाम है डागा, ताकि उसे पहचाना जा सके। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लिया यहाँ पर और भी ज्यादा एल्स को लेकर आ जाती है। हिराको उनको देखकर ये कहता है कि यहाँ पर लड़कियाँ काफी ज्यादा हो रही हैं, क्या कोई भी लड़का नहीं बचा? और लिया उसे मना करती है कि सारे के सारे लड़के मारे गए। अब कुछ दिनों के बाद हिराको सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर बुला लेता है और वो ये कहता है कि हमारे गाँव में काफी सारे लोग हो चुके हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक नाम रखा जाए। पर इन सभी को ये समझ नहीं आता कि वो इस विलेज का नाम क्या रखे। और तभी ज़ाबुटोन हिराको को ये गेट खोलने के लिए कहती है और जैसे हिराको इस गेट को खोलकर देखता है तो उसके सामने काफी बड़ा वही ट्री होता है और हिराको ये डिसाइड करता है कि हम इस विलेज का नाम रखते हैं द ग्रेट ट्री विलेज। अब रात में ये सारे आग जलाकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हिराको इन सभी से कहता है कि फाइनली हमने अपने विलेज का नाम रख लिया है, तो चलो फिर पार्टी करते हैं। सारे लोग इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। हिराको कहता है कि हमारी ये पार्टी बिना वाइन के अधूरी है, तो इसे पियो और मस्ती करो। और अब ये सारे लोग उसे मेयर कहकर बुला रहे होते हैं और वो ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या मेयर और मैं? पर हमने ये डिसाइड नहीं किया है। और लो उसे सारी बातें समझाती है कि ये सारे लोग तुम्हें मेयर मानते हैं। और अभी सारे लोग दोबारा से मस्ती करना शुरू कर देते हैं और साथ में हिराको भी इन सभी को ज्वाइन कर लेता है। और जब ये सारे थक जाते हैं तो हिराको टिया के पास आकर बैठ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे अब भी इन सारी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ एक सपना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ एकदम सच है। और अब से हम सारे एक साथ रहने वाले हैं, वो भी इस विलेज में जिसका नाम है द ग्रेट ट्री विलेज। ये बोलते ही वो दोनों चीयर्स करते हैं और यहाँ पर लूकी सुलग रही होती है। ये काफी गलत बात है। अब हिराको अपने पेड़ के पास खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ का मेयर बन चुका हूँ, लेकिन मेरे सारे के सारे काम अब भी वैसे के वैसे ही हैं। तभी ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजा देती है और जैसे हिराको वहाँ जाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उससे मिलने के लिए डिमोनिक किंगडम से एक बंदा आया हुआ है जिसका नाम है बीजल। और वो ये कहता है कि मैं यहाँ के लीडर से बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम है हिराको और मैं यहाँ का मेयर हूँ। वो हिराको को एक गिफ्ट देता है और वो ये कहता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ के सेटलमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। हिराको ये सुनने के बाद समझ जाता है कि लू ने भी उसे इस बारे में बताया था कि ये लैंड डीमन लॉर्ड से बिलोंग करता है। और अब उसके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि डीमन लॉर्ड मुझसे यहाँ पर रहने का टैक्स लेने वाले हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि मैं इस जगह को खाली करके चला जाऊँ। अब ये सारी बातें सोचने के बाद वो बीजल से कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड से कह दो कि वो हमें इस जमीन पर रहने दें और हम उन्हें टैक्स देने के लिए तैयार हैं। साथ ही में वो ये कहता है कि हम तुम्हें फसल का 10% देने वाले हैं। और जैसे बीजल ये सुनता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, कहीं मैंने कम तो नहीं कह दिया। बीजल उससे कहता है क्या तुम इस सेटलमेंट के लिए तैयार हो? अरे हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको हमारी फसल उठाने के लिए विंटर से पहले आना होगा। और बीजल इस बात के लिए मान जाता है। अब अगली सीन में हिराको इस सेटलमेंट के ऊपर साइन कर देता है और वो ये सोचता है कि इसके बदले में हम इन्हें अपनी फसल का 10% देने वाले हैं, पर हम इन्हें दूध दही और बाकी चीजें नहीं देंगे, उसके लिए इन्हें ट्रेड करना होगा। अब बीजल के जाने से पहले हिराको उसको एक गिफ्ट दे देता है, जिसके बाद बीजल यहाँ से चला जाता है। और अब वो इन दोनों से पूछ रहा होता है क्या मैंने सही किया? और लू उससे कहती है कि तुमने एकदम सही काम किया, अब हमें डीमन लॉर्ड की भी प्रोटेक्शन मिलने वाली है। लू इस गिफ्ट को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है कि ये तो ऑलमाइटी मेडिसिन है जिससे सारी की सारी चोटों को सही किया जा सकता है। और यहाँ पर डीमन कासल में सारे के सारे लोग इस बात को लेकर काफी हैरान होते हैं कि हिराको के विलेज ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। ग्रेट्स ये कहता है कि वो सारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो Y1 को हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इन सभी को ऐसा लगता है कि हिराको के विलेज के कोई न कोई गलत इरादे हैं। बीजल उनसे कहता है कि मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था और मुझे उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब ये बात सामने आती है कि बीजल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया, और वो ये बताता है कि वहाँ पर एक एंजल थी और साथ ही में तबाही मचाने वाली वो वैम्पायर, और यहाँ तक कि उनके पास इन्फर्नो वुल्फ की भी सेना है। जैसे ही ग्रेट्स वहाँ से लाए हुए फलों को खाकर देखता है तो उसे ये फल काफी पसंद आते हैं। और जब बीजल भी इस गिफ्ट के कपड़े को चेक करता है तो वो ये कहता है ये कपड़ा तो
ग्रेट डीमन स्पाइडर ने बनाया है, जिसने प्रीवियस डीमन लॉर्ड के साथ काफी टक्कर से फाइट की थी। ये जानने के बाद इन सभी की फट रही होती है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ड्राइम, जो कि ड्रैगन्स का ट्रू रूलर है, वो भी इस विलेज में आ जाता है और उसका साथ ही इन सभी को भी एक गिफ्ट देता है, जिसे ये सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिराको उनसे पूछता है कि तुम सारे यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम्हें कोई काम था? वैसे हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हमने सोचा तुमसे मिलते चले। वैसे तुम्हारे मास्टर ने हमारे सामने सर क्यों झुकाया हुआ है? जिसके बाद ड्राइम भी अपना सर ऊपर कर लेता है और अब ये ड्रैगन देखने में काफी बड़ा लग रहा होता है। हिराको उससे कहता है कि मैं आप सभी को इनवाइट तो करना चाहता हूँ, पर ये ड्रैगन काफी बड़ा है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ड्राइम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो अब भी काफी घबराया हुआ है। अंदर आने के बाद ड्राइम जैसे ही वाइन को पीता है तो वो ये कहता है, अरे वाह, ये तो काफी अच्छी है, अब मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे मालिक, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। और अब ये सारी बातें होने के बाद ड्राइम और वो बंदा यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह हिराको इस बात को लेकर काफी चिंता में होता है कि वो अपने गेस्ट का वेलकम कैसे कर रहा है और वो ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए एक प्रॉपर गेस्ट रूम बनाऊं। लिया उससे कहती है कि हम लोग एक ऐसा गेस्ट हाउस बना सकते हैं जिसके अंदर 30 लोग एक साथ आ जाएं। गेस्ट हाउस का डिजाइन सोचने के बाद ये सारे काम पर लग जाते हैं। हिराको उन सभी से कहता है कि हमारा अगला टास्क ये है कि हम अपने गेस्ट को कैसे ग्रीट करते हैं। वो ये कहता है कि तुम सारे उन्हें कैप्चर करके विलेज के एंट्रेंस पर ला सकते हो और जो भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए ज़ाबुटोन एक अलग से ही सिग्नल बना लेता है। जिसके बाद ये सारे डिसाइड कर रहे होते हैं अगर यहाँ पर गेस्ट के रूप में कोई बहरूपिया आ गया तो ये उससे फाइट कैसे करेंगे, और इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं जो कि गेस्ट का वेलकम करने के साथ साथ मुसीबत से भी लड़ने के लिए एकदम तैयार होगी। फ्लोरा भी ये कहती है कि मैं भी इसके अंदर शामिल होना चाहती हूँ, तो चलो तुम एक काम करो, उन गेस्ट के ऊपर नजर रखना जो कि यहाँ पर रात तक रुकने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनके ऊपर पूरी रात भी पहरा दे सकती हूँ। और अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि उनके विलेज में हाउलिंग विलेज से कुछ बंदे आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे विलेज के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। लू कहती है कि चलो मैं इन सभी को हैंडल करती हूँ, आप सारे काफी थक गए होंगे, तो चलो हमारे गेस्ट हाउस में जहाँ पर आप आराम कर सकते हो। अब लू उनसे पूछती है क्या आप लोग इतने ही हो, और वो ये कहता है कि हाँ हम बस इतने ही हैं। तो चलो फिर मैं उन दोनों को दुश्मन मान लेती हूँ जिन्हें इन्फर्नो वुल्फ ने डरा कर बाहर निकाला होता है। और वो ये कहता है कि हाँ ये हमारे साथ हैं पर ये पीछे छूट गए होंगे, हमें माफ करना। लू उन्हें समझाती है कि यहाँ पर चालाकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है, क्यों समझ रहे हो ना। और अभी सारे अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सारी की सारी मेड्स इन सभी का स्वागत कर रही होती हैं और ये लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये सारी मेड्स काफी सुंदर हैं। तभी अचानक टिया यहाँ के गेट को बंद कर देती है। हिराको उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए आए थे वो हमारे लिए कोई न कोई तोहफा लाए थे, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये सारे लोग फ्रेंडली नहीं है। अब इन सारे बीस्टमैन की दावत चलनी शुरू हो जाती है लेकिन उन्हें बस खाने में फल और सब्जियां ही मिल रही होती हैं। हिराको अपनी मेड से कहता है क्या हम इन्हें थोड़ी वाइन दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए। हिराको उन सभी को देखकर काफी अजीब हो जाता है। वो ये देखता है कि ये सारे के सारे बीस्टमैन फल और सब्जियां काफी आराम से खा रहे हैं तो वो उन्हें वाइन भी ऑफर कर देता है, लेकिन मेड इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि एक इंसान 2 गिलास से ज्यादा वाइन नहीं पी सकता। मैं इन सारी बातों को नहीं जानता कि ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन, लेकिन मैं इन सभी को अपनी काइंडनेस दिखाना चाहता हूँ। वैसे तुम सारे यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम्हारा विलेज कहाँ पर पड़ता है? गार्व कहता है हमारा विलेज काफी पुराना है, लगभग 500 साल पुराना, और हमारे विलेज में ऐसे लोग रहते हैं जो कि ज्यादातर हंटिंग और माइनिंग करते हैं। और साथ ही में वो ये कहता है कि ये सारे लोग ट्रेडिंग से ही अपना गुजारा करते हैं और अब भी वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हिराको उनसे पूछता है कि वैसे तुम हमारे विलेज के बारे में कैसे जानते हो? वैसे हमें ये बात डीमन लॉर्ड के साथ काम करने वाले एक बंदे ने बताई थी, और तुम दोनों छुपे हुए क्यों थे? और अब वो सारी की सारी बातों को रिवील कर देते हैं और वो ये कहते हैं अगर हमारी टीम को कुछ हो जाता है तो हम विलेज में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बस इसीलिए। फिर अगली सुबह हम ये देखते हैं कि हिराको को इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि ये सारे के सारे बीस्टमैन उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे लोग एकदम सेफ हैं। गार्फ कहता है कि हम सारे लोग करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते। हिराको सोचता है लेकिन एक दिन तो हमें करेंसी बनानी होगी, क्या तुम हमारे विलेज में आकर हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि हाउलिंग विलेज में, क्योंकि इतना सारा सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। वैसे मैं कूरो और बाकी सभी का इस्तेमाल कर सकता हूँ सामान को वहाँ पर लेकर जाने के लिए। अब गार्फ अपने साथ लाए हुए बर्तनों को दिखाता है जिसमें वो ट्रेड करना चाहता है और फाइनली इन दोनों की ट्रेड हो जाती है और बदले में उन्हें काफी सारा खाने का सामान मिलने वाला है। और जब ये सारे वापस जा रहे होते हैं तो गार्फ हिराको से कहता है मुझे माफ करना, मैं इस बारे में नहीं जानता था कि ऐसा भी कोई ट्रेडिशन होता है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर जरूर आऊंगा।
जाऊंगा। वैसे हमारा विलेज काफी गरीब है, तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला सकता, मुझे माफ करना। अरे यार तुम इसकी टेंशन मत लो, और वैसे भी गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हिराकू सारे के सारे सामान को हावलिंग विलेज में पहुंचा रहा होता है, और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये सारा सामान लेकर मैं वहाँ पर जाऊंगा, पर लू उसको मना कर देती है कि तुम यहाँ की मेयर हो और तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो। टिया कहती है कि मैं तुम्हारे बदले में ट्रेडिंग कर सकती हूँ, और इन सभी को वहाँ पर जाने में काफी लंबा टाइम लगने वाला था, पर ड्राइम इस चीज के लिए मान जाता है, और वो ये कहता है कि मैं इन सभी को वहाँ पर लेकर चला जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे काफी सारी वाइन चाहिए। अब वो इन सभी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये सारे वापस भी आ जाते हैं। हिराकू उनसे पूछता है कि सारा कुछ कैसा रहा। टिया ये बताती है कि शुरू में वो सारे लोग थोड़े से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें कुछ सैंपल्स दिए तो ये सैंपल्स उन्हें काफी ज्यादा पसंद आए, और उन सभी ने हमारे साथ ट्रेड भी कर लिया। लेकिन यार उन सभी ने मेरी सारी की सारी वाइन भी खत्म कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुम शाम में और ले लेना। अरे वाह तुम काफी अच्छे हो। अब टिया ये बताती है कि हाउलिंग विलेज के मेयर ये चाहते हैं कि वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर रहने के लिए आए। हिराकू पूछता है कि वो कितने लोग हैं। टिया बताती है कि वो सारी 20 लड़कियाँ हैं। अरे यार अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे विलेज का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बस एक शर्त पर कि उनके साथ 2 मेल्स भी आएंगे। चलो मैं उनसे कह दूंगी। अब सारी की सारी लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं, और इनमें ही एक लड़की जिसका नाम सेना होता है वो ये कहती है कि हम सारे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस हमें अबंडन मत करना। हिराकू उनसे कहता है तुम इन सारी बातों की टेंशन मत लो, लेकिन वो लड़के कहाँ पर है जिनके बारे में मैंने कहा था। सीना कहती है कि ये रहे वो तीनों यंग लड़के जैसे कि तुमने मंगवाए थे, एकदम ताजा माल। वो इन तीनों को देखकर ये सोचता है कि ये तीनों तो बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब से यही हमारे विलेज का फ्यूचर है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये इस एनिमे का पहला पार्ट है, और इसका सेकंड पार्ट भी काफी जल्दी आने वाला है, जो कि आपको नीचे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो फटाक से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनी सोल।